सोर्सेज ऑफ एनर्जी के दो मेन पार्ट हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब रिन्यूएबल क्या है और नॉन रिन्यूएबल क्या है, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी वैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं जो अर्थ में काफी मिलियंस ऑफ द मिलियन ईयर में एक्यूमुलेट हुए। जैसे कोल कभी पृथ्वी पे अर्थक्वेक वगैरह आया होगा जिसमें काफी बड़े बड़े पेड़ जमीन में दब गए और उसके बाद बहुत मिलियंस ऑफ ईयर के बाद वो कोल के फॉर्म में चेंज हो गए। यानी इन प्रोसेस में कई साल लग गए, लेकिन अगर आप देखोगे इसका जो यूज है वो काफी क्विकली हो रहा है। यानी नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी ऐसे फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं जो एक्यूमुलेट तो होते हैं मिलियंस ऑफ द ईयर में, लेकिन इनका कंजम्पशन इतना ज्यादा होता है कि वो क्विकली रिप्लेस नहीं हो पाते हैं और एक समय आएगा जब ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे। ये खत्म क्यों हो जाएंगे ये भी देखने वाली बात है। अब ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी जितने भी नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये कन्वीनियंटली हम यूज करते हैं। जैसे पेट्रोल को हम बाइक में, ट्रक में, डीजल को कार में, ट्रक में, ये सब चीजों में हम यूज करते हैं। कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, एनर्जी खत्म हो जाएंगे तो ये जल्दी रिप्लेस नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which are accumulated in earth over a long, actually very long period of time and that are not able to replace as quickly as we require। तो अभी हमने देखा कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो कभी ना कभी जाकर एग्जॉस्ट हो जाएंगी, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक भी दिन बिना लाइट के, बिना बल्ब के रहना? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि सड़कों पे गाड़ियां ना चले, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाए? ये सब किस पे डिपेंडेंट है? ये सारी की सारी चीज कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर ही है। तो आप जैसे जैसे देख रहे हो कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, वैसे ही वैसे एनर्जी की जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, एग्जॉस्ट हो रही है। तो हमें कैसे भी करके इस डिमांड को पूरा करना होगा और इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी आती है वो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी वैसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिन्हें हम पूरी जिंदगी यूज करते रहें और वो कभी खत्म ना हो। यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी है विच कैन बी यूज्ड continuously over long period of time or you can say infinitely and it is inexhaustible। जैसे हमारा सोलर एनर्जी, आपको पता है कि सोलर जो एनर्जी है सन से जो मिलता है वो करीब लाखों करोड़ों साल अभी हमें मिलता रहेगा और वो कभी अभी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे डैम से जो हम वाटर यूज करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वो भी जब तक पानी है तब तक हम उसको कंटिन्यूसली फॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का, जिन्हें हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि जब नॉन रिन्यूएबल सोर्स खत्म हो जाएंगे तो हमें एक अल्टरनेट चाहिए। और अल्टरनेट कौन देगा? जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ये सब क्या है हमारे अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब हम देखेंगे कि अगर हमें दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बीच में किसी सोर्स ऑफ एनर्जी को चुनना हो तो हम कैसे चुनेंगे। तो सबसे पहले है कि वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी हो वो ऐसी एनर्जी हो जो कम मास में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आप देखो आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर आता है उसमें लगभग 15 किलो गैस होती है, एलपीजी होती है, लेकिन अगर आपको 15 किलो लकड़ी दे दी जाए तो क्या आप उतना ही खाना बना पाओगे जितना 15 किलो एलपीजी से बना पाओगे? यानी एलपीजी देखो तो एक नॉर्मल घर पे किसी हाउस होल्ड में देखोगे तो 1-1.5 महीने आराम से चलती है, लेकिन क्या 15 किलो लकड़ी से 1-1.5 महीने खाना बनाया जा सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि एलपीजी जो है वो कम मास में ज्यादा हमको एनर्जी देता है। दूसरी बात है कि उसका कॉस्ट इफिशियंसी, आप देखो कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो चीप होना चाहिए, चीपली अवेलेबल होना चाहिए। अब आप देखोगे कि एलपीजी जो है
उसको गवर्नमेंट क्या करता है, सब्सिडाइज करता है। यानी ये ऐसा काम करता है ताकि सारे गरीब से गरीब भी उस एलपीजी को अफोर्ड कर सके। नहीं तो क्या होगा, वो सारे लोग किसके तरफ जाएंगे, तो लकड़ी की तरफ, कोयले की तरफ जाएंगे। तीसरी चीज है कि वो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए इजीली। आप देखो एलपीजी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और आजकल तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, पाइपलाइंस बिछाई जा रही है ताकि आपके घर में एलपीजी जो है वो जैसे वाटर पहुंचता है वैसे ही आपके घर में एलपीजी पहुंच जाए। तो ये इजीली ट्रांसपोर्टेशन का किया जा रहा है। चौथी चीज है सेफ टू हैंडल, इजी टू हैंडल। अगर आप देखो कि अगर आप के घर में हाइड्रोजन गैस पहुंचती है, हाइड्रोजन गैस आप देखोगे तो ज्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू यानी वो ज्यादा एनर्जी देता है एक पर्टिकुलर मास में, लेकिन वो इजी टू हैंडल नहीं है क्योंकि बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल गैस है। लेकिन एलपीजी अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा बच्चा भी उसको अगर सिखा दिया जाए तो वो हैंडल कर सकता है। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। आप देखो कि जैसे लकड़ियां हैं या कोयले हैं वो ज़्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करते हैं कंपैरेटिवली एलपीजी। लेकिन आप देखोगे कि हाइड्रोजन गैस जो है वो एलपीजी अगर थोड़ा मोड़ा पॉल्यूशन करता भी है, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है वो बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करता है। लेकिन फिर भी हम हाइड्रोजन गैस यूज नहीं करते हैं क्योंकि कुछ बाकी के क्राइटेरियाज को हाइड्रोजन गैस कह सकते हो सही से फुलफिल नहीं करता है। जैसे हाइड्रोजन को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, हाइड्रोजन देखोगे इजीली अवेलेबल अभी नहीं है। ये सब रीजन की वजह से हम एलपीजी को कह सकते हैं एक गुड फ्यूल है कंपैरेटिवली एक लकड़ी को यूज करना और कंपैरेटिवली हम हाइड्रोजन को यूज करें। तो गुड फ्यूल के लिए ये 5 बातें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है।